नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश डांगी जीजीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने ग्रुप फर्स्ट जो एस ब्लॉक का है उसके बारे में पढ़ा था, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी अकरेंस, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ने जा रहे हैं जो एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है जिसे अपन बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए तो आज अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं, इट मींस एनएस ब्लॉक जो है उसका जो सेकंड समूह है उसे अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप की है? ये ग्रुप सेकंड की है। कौन से ग्रुप की है? ये ग्रुप सेकंड की है। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर? एक तो आएगा बेरिलियम। कौन सा आएगा? बेरिलियम आएगा। एक आएगा मैग्नीशियम, एक आएगा अपने पास कैल्शियम, एक आएगा अपने पास कौन सा? कैल्शियम। एक आएगा अपने पास स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम, एक आएगा अपने पास बेरियम और लास्ट में आएगा अपने पास कौन सा? रेडियम। इसके यदि कोड की बात करें अपन तो अपने को ये कोड अपन याद कर सकते हैं। इसका कोड याद कर सकते हैं, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बाप रोए। ठीक है, इसका एक बहुत आसान सा कोड है जिसमें ये कहता है कि जब अपना बेटा कार और स्कूटर मांगता है तो मतलब बाप के रोने जैसी होती है, लेकिन आज के टाइम में इसको अपन नहीं मानते। लेकिन आप यदि इसको आसानी से इस कोड को समझना चाहो तो इससे अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ए मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सारी धातुओं की उपस्थिति। सारी धातु अपने को कहाँ कहाँ मिलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी ये बता रखा था कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया जाए तो वो ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। वो कैसे होगा वो सुनिए। जैसे सपोज मैंने लिखा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को करना है। चलिए एटॉमिक नंबर अपन बात करें, ठीक है, तो बेरिलियम का अपने पास कितना होता है? 4 रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। मैग्नीशियम का कितना होगा? 12 होगा। इसका कितना होगा? 20 होगा। स्ट्रोंशियम की बात करें अपन और बेरियम और अपन रेडियम की बात करें तो अपन को पता है कि अब सपोज आपको स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि यदि अपन इसको लिखें कि लीना की रब से फरियाद, ऐसे लिख सकते हैं। आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 19। इसका कितना होता है? 37। इसका कितना होता है? 55। इसका कितना होता है? 87। तो आप जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसके हिसाब से भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपन याद कर सकते हैं। जैसे अब इसका 3 है तो इसका कितना हो गया? 4। इसका 11 है तो इसका कितना हो गया? 12। इसका 19 है तो इसका कितना हो गया? 20। इसका 37 है तो इसका कितना हो गया? 38। इसका कितना हो जाएगा? 56। और इसका कितना हो जाएगा? 88। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अपन कंपटीशन जब देने जाते हैं और एग्जाम हॉल के अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को सही करने के लिए अपन ये याद रखेंगे तो इसके जस्ट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो चलिए इसका 20 हो गया। स्ट्रोंशियम की बात करें तो 37 के बाद क्या आएगा? 38। 55 के बाद क्या आ जाएगा? 56। और रेडियम की बात करें तो 88 के बाद क्या है? 87 के बाद क्या हो जाएगा? 88। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2 1s2 और 2s2। इसको हमको यदि थोड़ा सा
कम करके लिखना है तो 1s2 हीलियम के साथ मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा हीलियम और यहां क्या लिख दिया मैंने 2s2, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है ये? सेकंड पीरियड का। सेम एज इट इज मैं बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा अपने पास नियॉन और यहां आ जाएगा अपने पास 3s2, ये आ जाएगा आर्गन, यहां आ जाएगा अपने पास 4s2। सेम एज इट इज स्ट्रोंशियम के लिए बात करें अपन तो ये आ जाएगा अपने पास आर्गन के बाद कौन सा आएगा? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, ये आ जाएगा अपने पास 5s2। इसके बाद जिनॉन 54 और ये आ जाएगा अपने पास 6s2। ये बात करें अपन तो ये आ जाएगा रेडॉन 86, Rn और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? 7s2। ठीक है, आप सबको पता होगा ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, सारी मृदा धातुएं, सारी मृदा धातुएं, धातुओं की उपस्थिति, धातुओं की उपस्थिति। ये पृथ्वी की पपड़ी अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसकी अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं। मतलब अपन यदि जो ऊपर का जो लेवल है, जो अर्थ क्रस्ट का जो लेवल है, जो ऊपर की जो लेयर होती है उसके यहाँ पे मिल जाते हैं, इसीलिए इनको कौन से बोलते हैं अपन? मृदा धातुएं बोलते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाती। ये भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की तरह ही क्या होती है? कंबाइंड स्टेट में होती है, बल्कि संयुक्त अवस्था में खनिजों के रूप में पाई जाती है। थर्ड, कैल्शियम के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? कैल्शियम के प्रमुख स्रोत है चूना पत्थर, चूना पत्थर है, जिप्सम है और फेल्सपार है। फेल्सपार वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना, इसे अपन CF2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CF2। और जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, जिसको अपने को पढ़ना है। चूना पत्थर मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के प्रमुख स्रोत मैग्नेसाइट है, जिसे MgCO3 बोलते हैं। एक डोलामाइट आता है, स्टार लगा लेना बेटा। डोलामाइट मतलब CaCO3.MgCO3। एक आता है कार्नेलाइट, कौन सा? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है KCl MgCl2.6H2। ठीक है, तो ये थी आपके सारी मृदा धातु की उपस्थिति। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा? भौतिक गुण। भौतिक गुण की जब भी बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आता है कलर कैसा है और ये दिखेगा कैसा। ये धातुएं चांदी जैसे सफेद, सिल्वरी व्हाइट और चमकदार होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम हल्के भूरे रंग के हो सकते हैं, मतलब ये जो लाइट ब्राउन कलर के हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? एक तो बेरिलियम, एक तो हो सकता है कौन सा? बेरिलियम, और एक हो सकता है कौन सा? मैग्नीशियम। बाकी सारे कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट होते हैं। कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट। चलिए, एक उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास भौतिक अवस्था। ये मुलायम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कोमल होते हैं, लेकिन सारी धातुओं मेटल्स ग्रुप फर्स्ट की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। मतलब इसका यदि कंपैरिजन किया जाए मुलायम तौर पे, है ना, तो ये ज्यादा कठोर होते हैं, जबकि सारी धातुएं जो होती है ना, जो थोड़ी सी मुलायम होती है, लेकिन सारी धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। मुलायम तो होते हैं, लेकिन सारी धातुओं की तुलना में थोड़े से कठोर होते हैं। फिर आता है घनत्व। घनत्व की बात करें, सारी मृदा धातुएं अपने आवर्त की संगत सार धातुओं की तुलना में अधिक सघन होती है, अधिक सघन होती है। ठीक है, इसका मतलब सारी धातुओं के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ज्यादा क्या है अपने पास? डेंसिटी, मतलब हायर डेंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है सारी धातुओं की तुलना में। इट मींस व्हेन वी कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विद कंपेयर ऑफ एल्कली मेटल्स, तो इसके हमेशा क्या होंगे? उच्च होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जैसे अपन जाएंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो ये 4 पॉइंट थे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास आयनन एंथैल्पी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयनन एंथैल्पी की बात करें, आपको पता ही है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन गैसेज आइसोलेटेड एटम। किसी भी गैसेज आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब अपन बाहर भेजेंगे
तो जितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी उसे अपन बोलेंगे कौन सा, आयनन एंथैल्पी। सारी मृदा धातुओं के परमाणुओं के बड़े आकार के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी के मान कैसे होते हैं, न्यून होते हैं। मतलब जब साइज बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कम होगा, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कम होगा। आयनन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज जब भी बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कम होगी। सारी मृदा धातुओं के प्रथम आयनन जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है का मान क्षार धातुओं के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों की तुलना में अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्षार मृदा धातु हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपेयर यदि एल्केलाइन या क्षार धातु के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों से करे तो वो हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, एक आएगी जल योजन एंथैल्पी। कौन सी आएगी, जल योजन एंथैल्पी, जिसे अपन ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आप सबको पता ही होगा कि वह अपन जैसे ही अपन टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमेशा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगी, जिसके कारण जल योजन एंथैल्पी कम होती जाती है, जिसके कारण जल योजन एंथैल्पी क्या हो जाती है कम। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि लिथियम जो है, लिथियम की जल योजन एंथैल्पी सबसे कम होती है, लिथियम की जल योजन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर की बात करें तो बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो साइज बड़ा किसका है, बेरियम का। तो जब साइज बड़ा होगा तो हमेशा जल योजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो इसकी तो सबसे क्या है, ज्यादा, और इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे कम है। तो ये था अपने पास कौन सा, जल योजन एंथैल्पी। नेक्स्ट अपने पास ज्वाला परीक्षण। कौन सा परीक्षण, ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण, ज्वाला परीक्षण के अंदर यहां से भी एक आपके कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ज्वाला परीक्षण, बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये रंग नहीं देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि सारी मृदा धातुओं में से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कभी भी ज्वाला परीक्षण नहीं दे सकते, तो आपको बताना है कौन सा, बेरिलियम, बेरिलियम और कौन सा, मैग्नीशियम। बेरिलियम और कौन सा, मैग्नीशियम, ये दोनों कलर नहीं देते, डू नॉट गिव्स, डू नॉट गिव्स डू नॉट गिव्स फ्लेम कलर। तो ये दोनों नहीं देते तो दूसरे तो देते होंगे। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ईट जैसा लाल, मतलब आपने जो ब्रिक्स देखी होगी, ईट देखी होगी, ईट का कलर कैसा होता है, लाल होता है, वैसा का वैसा इसका कलर होता है। किसका, कैल्शियम का। एक आता है स्ट्रोंटियम या स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं इसको, किरमिंजी लाल, जिसे क्रिम्सन रेड बोलते हैं, ठीक है ना, उसे अपन बोलते हैं कौन सा, क्रिम्सन रेड। एक आएगा अपने पास बेरियम। कौन सा आएगा अपने पास, बेरियम। बेरियम मतलब सेब, मतलब एक ग्रीन एप्पल की तरह होता है, सेब हरा जैसा होता है ना, वैसा हो। सेब के भी कलर होते हैं अपने पास, है ना। एक आएगा रेडियम। रेडियम का आता है कौन सा, लाल कलर। तो एक बार मैं फटाफट एक बार आपको बता दूं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट गिव्स फ्लेम कलर, फ्लेम को वो कलर प्रोवाइड नहीं करते। और आपको मैंने बताया था कि ज्वाला परीक्षण के अंदर फ्लेम के ऊपर कलर कैसे आता है, कि जब भी अपन उसके अंदर ज्वाला देते हैं, जब भी इसको हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट से कहां चला जाएगा, लोअर स्टेट से कहां चला जाएगा, हायर स्टेट में। और हायर स्टेट के बाद में जैसे ही वो नीचे आएगा वापस, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर आके रुकेगी, और उस वेवलेंथ के हिसाब से अपने को कलर प्रोवाइड होगा। तो कैल्शियम ब्रिक्स रेड है, स्ट्रोंशियम किरमिंजी लाल मतलब क्रिम्सन रेड है, बेरियम सेब जैसा हरा है, और रेडियम वो लाल कलर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने पास है ये टेबल। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत अच्छे से टेबल दे रखी है। आप इस टेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें अपन तो ये है अपने पास, जैसे परमाणु क्रमांक अपन को पता ही है, परमाणु द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया, आयनन एंथैल्पी की बात मैंने आपको कर दी है, ठीक है। आयनन एंथैल्पी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये कौन सी है, थर्ड है। ये आयनन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। ये धात्विक त्रिज्या है। आपको ये देखना है, एक तो गलनांक वाला देखना है, एक देखना है अपने को क्वथनांक, और एक देखना है अपने को कौन सा, घनत्व। देखिए साहब, गलनांक
इसका सबसे ज्यादा 1560, फिर 924। गलनांक की बात करें तो पहले 1560 है, फिर 924 है, फिर 1124 है, फिर 1062 है, फिर 1002 है, फिर कौन सा है 973। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? सबसे ज्यादा गलनांक होगा किसका? बेरिलियम का। तो अपन यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर हो जाएगा कौन सा? ये वाला। थर्ड नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? सिक्स नंबर। ये हो जाएगा अपने पास सिक्स नंबर। फिर आएगा क्वथनांक। क्वथनांक इसको देंगे अपन फर्स्ट नंबर, सबसे हाई इसका। उसके बाद किसका? ये वाला सेकंड। उसके बाद किसका? थर्ड। फिर फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ, और इसके बाद में आ जाएगा अपने पास सिक्स। सेम टू सेम घनत्व की बात करें तो घनत्व की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ये वाला। रेडियम को तो अपन गिने ही नहीं, भले रेडियो एक्टिव है इसलिए। तो रेडियम की बात करें अपन तो ये फर्स्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद में ये आ जाएगा अपने पास सेकंड आ जाएगा, अपने पास थर्ड आ जाएगा, चलिए सेकंड आ जाएगा, फिर ये थर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सीधा ये वाला फोर्थ, फिर इसके बाद में आ जाएगा अपने पास फिफ्थ, और उसके लास्ट में आ जाएगा अपने पास कौन सा? सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये था कि गलनांक, क्वथनांक और घनत्व की जब भी ऑर्डर पूछ ले तो आपको यदि सबसे ज्यादा गलनांक यदि आपको पूछे तो सबसे ज्यादा गलनांक होता है किसका? बेरिलियम का। किसका होता है? बेरिलियम का। उसके बाद बेरिलियम के बाद आएगा दो नंबर पे कौन है? ये वाला, जिसे बोलते हैं अपन Ca, कैल्शियम। उसके बाद कैल्शियम के बाद कौन सा आएगा? स्ट्रोंशियम। ये आ गया स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद आएगा अपने पास, स्ट्रोंशियम ले लिया अपन ने। फोर्थ नंबर पे कौन है? बेरियम। ये आ गया Ba। बेरियम के बाद अपन देखते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आएगा अपने पास रेडियम। और उसके लास्ट में अपन बात करें तो यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? मैग्नीशियम। कौन सा आ जाएगा? मैग्नीशियम। सेम एज इट इज अपन क्वथनांक की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वथनांक आएगा किसका? बेरिलियम। सही है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बेरियम। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा अपने पास कौन सा? रेडियम। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? फोर्थ नंबर पे आ जाएगा Ca, कैल्शियम। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा कैल्शियम। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? फिफ्थ नंबर पे आएगा स्ट्रोंशियम। और लास्ट के अंदर आ जाएगा अपने पास कौन सा? मैग्नीशियम। कौन सा आ जाएगा अपने पास? मैग्नीशियम। घनत्व सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है घनत्व का। घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा यदि घनत्व है वो है रेडियम का। किसका है? रेडियम का। उसके बाद करें अपन बेरियम का। उसके बाद स्ट्रोंशियम का। उसके बाद आता है सीधा जंप करके Be आ जाता है, Be। उसके बाद आता है अपने पास मैग्नीशियम, और लास्ट में आ जाएगा कैल्शियम। लास्ट में क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ये तीन जो ऑर्डर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर है। यहां से आप इस टेबल से आप इसको आराम अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। ये गलनांक का है ऑर्डर, ये क्वथनांक का है, और ये किसका है? घनत्व का। मैंने अच्छे से नंबर लगा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात करें अपन तो हवा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये हवा में जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। ये हवा में जलकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अपन, मैं यदि किसी Mg की बात करूं ना, Mg को यदि ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया जाए तो ये क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको बैलेंस करना है तो 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये सारे क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। सेकेंड, पानी के साथ अभिक्रिया, वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मैंने आपको बताया
कि जैसे अपन बनाए Mg की बात करें, Mg को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या मिलेगा H2 प्लस क्या मिलेगा H2। बैलेंस करना है तो इधर 2 है, इधर कितना बना लो 2, तो ये हो जाएगा अपने पास बैलेंस। हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हेलोजन के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, मेटल हेलाइड बना देगा। क्या बना देगा, मेटल हेलाइड। जैसे Mg को Cl2 के साथ रिएक्शन करो, किसके साथ करो, Cl2 से, तो ये बन जाएगा MgCl2। तो सारी धातुएं अपन इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो MHCl और MCl2 मिलता है, प्लस क्या मिलेगा, जैसे अपन बात करें Mg को HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ कराऊं, HCl के साथ, HCl के साथ, तो यहां मिलेगा क्या MgCl2 प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो इसको यहां से 2 बढ़ा लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। बेरिलियम एसिड के साथ H2 गैस नहीं देता, इंपोर्टेंट नोट है। बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ कौन सी गैस नहीं देता, हाइड्रोजन गैस नहीं देता, बाकी सारे हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है अपने पास नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये हवा में गर्म करने पर नाइट्राइट N3, ये हवा में गर्म करने पर M3N2 बनाता है। M3 क्या बनाएगा, ये N2, M3 क्या बनाएगा, N2। ये हवा में गर्म करने पर नाइट्राइट बनता है। जैसे अपन एग्जांपल लिखे Mg को यदि N2 के साथ में रिएक्शन करवाऊं तो ये बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की बात करें जब भी, तो बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। किसके अतिरिक्त, बेरिलियम के अतिरिक्त। बेरिलियम जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाता, तो बेरिलियम बनाएगा क्या, BeCl2 है, BeCl2 को लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये मिलेगा अपने को BeH2। क्या मिलेगा अपने को, BeH2 प्लस LiCl मिलेगा और मिलेगा अपने को LiCl3। नेक्स्ट द्रव अमोनिया के साथ, मतलब धातुओं की भांति सारी मृदा धातुएं भी द्रव अमोनिया में, मतलब क्षार धातु की भांति, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, क्षार धातु की भांति सारी मृदा धातुएं भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले, उधर तो नीले रंग था, इधर क्या है, गहरे नीले काले रंग का विलयन बना देती है। इस विलयन में धातुओं के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं, मतलब अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने को प्राप्त होते हैं। वहां तो नीला रंग था, यहाँ पे है नीला काला रंग है। कौन सा रंग है, नीला काला रंग। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, मतलब एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, अपने ग्रुप से एनोमलस बिहेवियर मतलब क्यों शो करता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, उभयधर्मी प्रॉपर्टी। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक नेचर आपको पता हो तो दोज मेटल ऑक्साइड या दोज ऑक्साइड सच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज अ बेस, मतलब ऐसे कोई धात्विक ऑक्साइड जो मेटल के साथ भी रिएक्शन कर, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और सार के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। देंगे क्या, सॉल्ट देंगे क्या, अपने पास है सॉल्ट। चलिए BeO प्लस BeH2 उभयधर्मी होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है। बेरियम ऑक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जबकि अन्य धातुओं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड केवल क्षारीय होते हैं, बाकी जितने भी
ऑक्साइड है, बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, सिर्फ क्षारीय होते हैं। जबकि बेरियम का ऑक्साइड और बेरियम के हाइड्रो ऑक्साइड वो हमेशा होते हैं कौन से, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर। बेरिलियम, बेरिलियम मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इट मींस बेरिलियम मोस्टली फॉर्मेशन कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि अन्य सदस्य आयनिक यौगिक बनाते हैं। बाकी दूसरे जो है वो सारे कौन से बनाते हैं, आयनिक यौगिक, मतलब आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए समन्वय संख्या, समन्वय संख्या इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने छोटे आकार के कारण बेरिलियम की समन्वय संख्या 4 होती है। समन्वय संख्या क्या होती है, 4 होती है, 2s एंड 2p। बेरिलियम का यदि मैं लिखूं तो Be4 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 1s और 2p, 1s और अपने पास कौन सी बात करें 2s2, 1s और किसकी बात करेंगे अपन 2s और अपने पास कौन सा है 2p। अपने छोटे आकार के कारण बेरिलियम की समन्वय संख्या 4 होती है, 2s और 2p, जबकि अन्य सदस्य 6 तक जा सकते हैं, जिसे रिक्त डी कक्षक कहा जा सकता है। मतलब कि ये जो है ना, ये सिर्फ एक तो 2s और कहां तक जा सकते हैं, ये 2p तक जा सकते हैं, 2s और कहां तक जा सकते हैं 2p तक जा सकते हैं, जबकि अन्य सदस्य की जो होती है ना वो समन्वय संख्या कितनी होती है, इसकी 6 होती है। कितनी होती है, 6। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अम्ल से क्रिया, रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। बेरिलियम अम्लों से आसानी से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, क्योंकि इस पर एक स्थिर ऑक्साइड परत होती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि बेरिलियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। कैसे, वो देखिए आप, बेरिलियम जो है, बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। बेरिलियम क्या बना देगा, ऑक्साइड। बेरिलियम क्या बना देगा, ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है, जैसे मान लो बेरिलियम है, इसके ऊपर एक लेयर लग जाती है, उस कारण से वो क्या बनाएगा, जल्दी से किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बेरिलियम अम्लों से आसानी से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी थी, एक तो एम्फोटेरिक नेचर, एक कोवेलेंट नेचर, एक था अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम सिर्फ कितनी बनाता है, 4 बनाता है, बाकी सब कितनी बनाते हैं, 6 बनाते हैं। कितनी बनाते हैं, 6 बनाते सब। अम्ल से क्रिया मतलब बेरिलियम आसानी से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, क्योंकि ये स्थिर ऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट देखिए, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, गोनल डायगोनल रिलेशनशिप। एल्यूमिनियम किसके किसके बीच में, बेरिलियम और किसके बीच में, एल्यूमिनियम के बीच में। एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों से प्रभावित नहीं होता। मतलब ये दोनों जो है ना वो अम्ल से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि धातु को सतह पर ऑक्साइड फिल्म की उपस्थिति हो जाती है, जो मैंने अभी बता दिया कि जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा कोई भी बेरिलियम, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, ठीक है ना, जिससे वो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सेकंड देखिए, क्षार की अधिकता में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, घुल जाता है, और बेरिलेट कौन सा आयन बना देगा, बेरिलेट आयन। कौन सा आयन बनाएगा, बेरिलेट आयन। बेरिलेट आयन बनाता है। ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनेट कौन सा बनाएगा, एल्यूमिनेट आयन बनाता है, AlOH का होल 4 माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बनाएगा बेरिलेट आयन, और ये बनाएगा अपने पास कौन सा, एल्यूमिनेट आयन। कौन सा बनाएगा, एल्यूमिनेट आयन। थर्ड देखिए, बेरिलियम व एल्यूमिनियम के क्लोराइड वाष्प वाष्प प्रावस्था
वाष्प प्रावस्था, हाँ वाष्प प्रावस्था में सेतु बंधित क्लोराइड की रचना करते हैं, क्लोराइड की रचना करते हैं। दोनों ही क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। दोनों ही क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। प्रबल लुईस अम्ल है, ये कौन सा है, प्रबल लुईस अम्ल। इनका उपयोग फ्रीडल क्राफ्ट, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, इनका उपयोग फ्रीडल क्राफ्ट के उत्प्रेरक के रूप में भी किया जा सकता है। इट मींस दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। इट मींस एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम आयन आर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे BeF4 2 माइनस बन सकता है, AlF6 3 माइनस बन सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि ये जटिल यौगिक बनाने के अंदर यूज हो सकते हैं। तो ये जो थी चार 5 1 2 3 4 5 4 विशेषताएं थी, जिसके कारण बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। चलिए एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जब भी बात करेंगे अपन कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, की बात करें अपन, तो अपने को बनाना है CaO। क्या बनाना है अपने को, CaO को बनाना है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें अपन, हीट करें, तो बन जाएगा अपने पास CaO प्लस CO2 बन जाएगा। CaO प्लस क्या बन जाएगा, CO2। इसे अपन क्विक लाइन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको अपन, क्विक लाइन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्विक लाइन। बिना बुझा चूना भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा चूना भी बोल सकते हैं इसको। एक आएगा अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा आएगा अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करना है अपने को, तो सबसे पहले अपने को चाहिए कौन सा, क्विक लाइम चाहिए। तो ये आया अपने पास CaO प्लस H2O के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस में CaOH के होल ट्वाइस के अंदर यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यदि मैं इसके अंदर पास करवाऊं तो ये अपने पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2 बन जाएगा। CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मिल्की हो जाता है, और इनसोल्यूबल होता है। किसमें, इनसोल्यूबल हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा इसका, मिल्की कलर हो जाएगा, या मिल्की वाइट बोल सकते हैं इसको ना, मिल्की हो जाएगा। आगे जब इसके अंदर CaCO3 और H2O के अंदर H2 को पास किया जाता है, अगेन सॉरी एक्सिस में CO2 एक्सिस में पास किया जाएगा, तो ये मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हो जाएगा अपने पास सोल्यूबल, ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, सोल्यूबल, ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, सोल्यूबल। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को अपने को यदि प्रिपेयर करना है, तो अपन कर सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2
इसको जब भी इसके साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा क्या, CaCO3, CaCO3 प्लस यहां मिलेगा अपने को कौन सा, H2O। क्या मिलेगा अपने को, H2O। एक प्रोसेस और भी है जिसमें अपन रिएक्शन करवा सकते हैं, CaCl2 प्लस यहां रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, CaCl2 और यहां अपन रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, Na2CO3। वही CaCO3 प्लस यहां मिल जाएगा अपने पास 2NaCl। क्या मिल जाएगा अपने पास, 2NaCl। तो देखिए CaO अपन ने प्रिपेयर कर दिया, क्विक लाइन बोलते हैं। CaOH है, इसे अपन बोलते हैं स्लेक लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं इसको, इस वाले को बोलते हैं अपन कौन सा, स्लेक लाइन बोलते हैं। और स्लेक लाइन को हिंदी में बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट अपने पास CaCO3 का अपने प्रिपेयर कर दिया, एक तो किया अपने CO2 के साथ, एक प्रिपेयर किया अपने कार्बन सोडियम कार्बोनेट और किया अपने किसके, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। एक आता है अपने पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण बनाना है या जिप्सम बनाना है, तो CaSO4 हाफ H2O प्लस इसके अंदर 1.5 H2O को यदि मैं ऐड करवाऊं तो ये बन जाएगा अपने पास CaSO4 डॉट 2H2O। ये वाला POP है और इसे अपन बोलते हैं कौन सा, जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम बोलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे जिसको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चन आने का चांस है इस बार। अपचायक गुण बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का सबसे ज्यादा, बेरिलियम का सबसे कम। एक आएगी हाइड्रोक्साइड की विलेयता, इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्साइड समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता बढ़ती है। मतलब जैसे अपन नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब बेरिलियम ज्यादा घुलनशील होगा जबकि ये हमेशा कम घुलनशील होगा। नेक्स्ट कार्बोनेट की विलेयता, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट की विलेयता में सारी मृदा धातुएं कार्बोनेट की पानी में घुलनशीलता समूह में नीचे जाने पर घटती है। यहाँ पे तो क्या थी, बड़ी थी, यहाँ पे क्या थी, घट रही है। मतलब कार्बोनेट की जब भी बात करेंगे तो बेरियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, जबकि बेरियम कार्बोनेट है वो क्या है, लो सॉल्युबल है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। एक आएगा कार्बोनेट का स्थायित्व, कार्बोनेट का स्थायित्व आयनिक गुण। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन का आकार बढ़ता है। सबको पता है नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, जिससे लैटिस एनर्जी, जिसे अपन जालक ऊर्जा भी बोलते हैं, जालक ऊर्जा बढ़ती है और स्थिरता भी बढ़ती है। अब आप इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन का आकार बढ़ेगा, जिससे लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी और स्थिरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये है कि बेरियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा आयनीय स्थायित्व देगा और बेरिलियम कार्बोनेट है वो कम स्थायित्व देगा। ठीक है, तो ये तो हाई स्टेबल है। ये वाला क्या है अपने पास, हाई स्टेबल, ये अपने पास हाई स्टेबल, जबकि ये क्या है अपने पास, लो स्टेबल। नेक्स्ट है अपने पास सल्फेटों की विलेयता। सल्फेटों की विलेयता की बात करें अपन, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन ऊर्जा में कमी के कारण घुलनशीलता कम हो जाती है। समूह में जब भी अपन नीचे जाएंगे, ऊपर से जब भी नीचे जाएंगे, सबको पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है। मैंने आपको सारी धातुओं के अंदर बताया था कि लिथियम की जो जल योजन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे अच्छा अपचायक के रूप में कार्य करता है। वैसा का वैसा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन ऊर्जा में कमी के कारण घुलनशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। घुलनशीलता भी क्या हो जाती है, कम। तो बेरियम सल्फेट जो है उसका आकार बढ़ेगा, जल योजन एंथैल्पी का मान क्या होगा, जल योजन एंथैल्पी के मान में क्या आ जाएगी, कमी। और जैसे ही कमी आ जाएगी तो बेरियम सल्फेट जो है वो तो हो जाएगा लो सोल्यूबल, जबकि बेरियम सल्फेट है
बेरियम सल्फेट, वो तो हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट है वो तो हो जाएगा आपके पास कौन सा, हाई सोल्यूबल, जबकि बेरियम सल्फेट हो जाएगा लो सोल्यूबल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बार। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट एक सब टॉपिक है, अब इसके अंदर सीमेंट का काम किया। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1824 में एक जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इसका खोज किसने की थी? 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। इसे कौन सा सीमेंट कहा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको पोर्टलैंड कहा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन इस प्रकार है, मतलब पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं वो आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक आता है कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा आता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका होता है 50 से 60%। कितना होता है? 50 से 60%। एक आता है SiO2, SiO2 चाहिए अपने को 20 से 25%। एक चाहिए एल्यूमिना, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये 5 से 10% चाहिए। एक आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 से 3% चाहिए, ठीक है। एक आया था फेरस ऑक्साइड, जिसे चाहिए अपने पास कौन सा? 1 से 2% चाहिए। एक चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, वो चाहिए 1 से 2% चाहिए। सीमेंट जमने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, सीमेंट जमने की प्रक्रिया, जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है। जमकर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जमकर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जिप्सम, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है ताकि यह पूरी तरह से ठोस हो गए। मतलब अपन सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाते हैं, जिस कारण उसके जमने की जो कैपेसिटी है, जो जमने की स्पीड है, उसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और जैसे ही थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जो वर्कर है वो अच्छे से उस सीमेंट को किसी भी चीज के ऊपर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। सीमेंट से काम किया जा सकता है, नहीं तो हाथों हाथ जम जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? इसीलिए अपन उसके अंदर क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं, जो इसकी स्पीड को, जमने की स्पीड को क्या कर देते हैं? स्लो कर देता है। जमने की स्पीड को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। नेक्स्ट, चलिए, ये यहां तक अपने पास आज की क्लास का जो टॉपिक था वो यहां तक अपने पास कंप्लीट हो चुका है। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें अपन तो एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका NS कितना होता है? 2 होता है। NS कितना होता है? 2। आप सबको पता होगा सबसे लास्ट के अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना? 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 2। तो सारे के अंदर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। वैसा का वैसा यदि अपन क्षारीय धातुओं की बात करें, किसकी बात करें अपन? क्षारीय धातुओं की, तो क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातु का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। कौन सा होता है? NS1। और आपको यदि S ग्रुप का पूछ ले, किसका पूछ ले? S ग्रुप का, S ग्रुप का पूछ ले, S ग्रुप, तो ये होता है NS1 से लेके कितना होता है? 2। 1 से लेके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 से लेके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्लाइड से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है?
अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। देखिए स्थायित्व की बात करें अपन, किसकी बात करें, स्थायित्व की, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन होता है, बेरियम कार्बोनेट। सबसे लो कौन है, बेरिलियम है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट। अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, सारी मृदा धातुओं, सारी मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सारी मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, तो हो जाएगा अपने पास सारी मृदा धातु, ये नहीं सारी मृदा धातु, कौन सा हो जाएगा, NH2। ये किसका होता है, ये सार धातु का होता है, सार धातु, ये सार धातु का है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की सारी मृदा धातु है और उच्च तापीय स्थिरता रखती है, उच्च तापीय स्थिरता, उच्च तापीय स्थिरता, ये है साहब बेरिलियम। कौन सी है, बेरिलियम। नेक्स्ट देखिए, समूह 2 के सल्फेट, समूह 2 के सल्फेट पानी में घुलनशीलता समूह में नीचे जाने पर कैसे बदलती है। मतलब ये पूछा है कि सल्फेट की जो घुलनशीलता है, सल्फेट की जो सोल्युबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी। आप सबको पता होगा बेरिलियम सल्फेट BeSO4 से जब भी हम नीचे जाएंगे किसकी तरफ, BeSO4, तो हमेशा विलेयता क्या होती है, घटती है। विलेयता क्या हो जाएगी, घटेगी, विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आंसर निकालिए फटाफट। बेरिलियम अपने समूह, बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार क्यों दर्शाता है, एनोमलस बिहेवियर क्यों दर्शाता है। बड़े आकार गलत है, कम आयन ऊर्जा गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब छोटे आकार, मतलब आप सबको पता होगा कि बेरिलियम जो होता है उसका आकार बहुत ही छोटू सा होता है और आवेश घनत्व, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आंसर बताइए। सारी मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड का सारी प्रबलता, सारी प्रबलता की बात करें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अपन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे तो हमेशा सारी प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। सारी प्रबलता, सारी प्रबलता, सारी प्रबलता बढ़ती है, सारी प्रबलता बढ़ती है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, बी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल का सबको पता हुआ है, क्लोरोफिल का कौन सा होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की संरचना कैसी होती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था BeCl2 जो है वो कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर, सहसंयोजक होती है, सहसंयोजक होती है। ठीक है। इसी प्रकार आज की क्लास के अंदर हमने जो ग्रुप सेकंड पढ़ा है, जो एस ब्लॉक का है, उसके अंदर अपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कौन सा, 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग लेगा, इसीलिए इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।